हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब गवर्नमेंट बिजनेस ना लास्ट के मंथ्स की तरफ बढ़ रहा है। मतलब इस ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर का जो मंथ एंड वाले जो मंथ्स है ना गवर्नमेंट बिजनेस के, वो अब आने वाले हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि लास्ट के 3-4 महीनों में ना गवर्नमेंट बिजनेस पीक पे रहता है। इवन पूरे साल का अगर आप रेशियो देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा जो बिजनेस होता है ना, वो लास्ट के 3-4 मंथ्स में ही गवर्नमेंट वर्टिकल में होता है। तो ये मंथ्स आपको पता है कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और सभी इस टाइम पे बहुत बिजी रहते हैं। तो इन मंथ्स के लिए ना अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में ना हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आप एक अच्छा बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जनरेट कर सकते हो। तो ये जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूं ना, ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है ना। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि अगर आप इसे फॉलो करोगे तो 100% रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, बट आई एम श्योर कि 50-70% तक तो आप लोग जरूर पहुंचोगे, क्योंकि ये ना ट्राइड एंड ट्रस्टेड स्ट्रैटेजी है। मतलब जैसे हम लोग जिनके लिए काम करते हैं या फिर जिनको हेल्प करते हैं, या फिर जो कंपनीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, तो उनके केस स्टडी करके ना ये मैं नॉलेज आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आपको पता लगेगा इस वीडियो में कि किस तरीके से जो सही अप्रोच है ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर गवर्नमेंट बिजनेस को टारगेट करने की, वो क्या रहनी चाहिए या फिर क्या हो सकती है आपके लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक कैटलॉग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना। तो जो लोग प्रोडक्ट सेंट्रिक वर्क करते हैं, प्रोडक्ट सेंट्रिक मतलब जैसे आप अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं तो फर्नीचर में डील करते हैं, या फिर आप रीसेलर हैं तो फर्नीचर कैटेगरी में डील करते हैं, या फिर अगर आप आईटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आप ओईएम है चाहे रीसेल है, फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप अपने ही कैटेगरी में डील करते हैं। आपकी 4-5 कैटेगरी है। जैसे फर्नीचर में आप टेबल, चेयर, सोफा, बेड, ये आपकी कुछ कैटेगरीज इसमें डील करते हैं। तो इसमें किस तरीके से जो लोग प्रोडक्ट सेंट्रिक वर्क करते हैं, वो किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपने लिए अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को ना ये मिथ हो गया है कि जब तक गवर्नमेंट में कोई भी कनेक्ट नहीं होगा या फिर जब तक कोई भी सेटिंग नहीं होगी ना, तब तक तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप काम ही नहीं कर सकते। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे, सारी ही चीजों को अच्छे से प्लेस करोगे, ड्राइव करोगे, तो आप डेफिनेटली अच्छा बिजनेस कर सकते हो। अपने ऑफिस में बैठ के अपने लैपटॉप को यूज करके ही ना आप पूरे पैन इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। किसी से कनेक्ट की ना कोई भी जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो एक साइंटिफिक मैनर को अपनाने की, एक साइंटिफिक अप्रोच को अपनाने की, सही तरीके से चीजों को करने की जरूरत है। और आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है ना, धीरे धीरे अपने आप ही एलिवेट होता चला जाएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में डील करते हो, देखिए सबसे क्रूशियल जो पार्ट होता है ना, क्योंकि मैंने बताया कि ये कैटलॉग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो कैटलॉगिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जिस भी कैटेगरी में डील करते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप रीसेलर हो, तो एक तो ना आप अपने प्रोडक्ट की कैटलॉगिंग ठीक से करिए। कैटलॉगिंग ऐसे करिए कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर आए तो उसे आप 100% एग्जीक्यूट कर सको। मतलब देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, चाहे पेयरिंग कर रहे हो, चाहे नया प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कोई भी पैरामीटर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई भी उस प्रोडक्ट में एरर नहीं करा होना चाहिए कि अगर कल को उस पर ऑर्डर आ जाए और फिर आप बाद में सोचो कि यार इस प्रोडक्ट पे तो ये मिस्टेक है, हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप अपने प्रोफाइल में जो भी कैटलॉग ऐड करो, उसमें आप ध्यान रखो कि सारे ही पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक हैं, इमेजेस बिल्कुल ठीक है, मॉडल नंबर, मेक एंड मॉडल बिल्कुल ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद आती है सही प्राइसिंग की। देखिए, जब आप कैटलॉगिंग करते हैं ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, तो ऑर्डर आपको दो तरीके से मिलते हैं। एक तो जैसे ही आप कैटलॉग क्रिएट करते हैं तो सॉफ्टवेयर उस कैटेगरी के टेंडर आपको भेजना स्टार्ट कर देता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको ऑर्डर मिलता है। तो जब आप टेंडर पार्टिसिपेट करते हो ना,
तो उस टाइम पे तो आप टेंडर को पढ़ के रेट डालते हो, उसका ना कैटलॉगिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब जो कैटलॉगिंग में आप प्राइस डालते हो उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो आप कैटलॉग में प्राइस डालते हो ना, वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? डायरेक्ट परचेज के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 लाख तक की प्रोक्योरमेंट ना गवर्नमेंट बायर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से कर सकते हैं, विदाउट कोई टेंडर निकाले, विदाउट कोई बिड निकाले। तो ये ऑर्डर मिलेंगे किसको? जिसने सही कैटलॉगिंग कर रखी होगी, जिन्होंने सही अपने प्राइसेस अपडेट कर रखे होंगे, उनको ये ऑर्डर रिसीव होते हैं। तो जब आपको अपनी प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट की सेट करनी है या फिर डालनी है मार्केट प्लेस पे, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि वो आप ठीक से कैलकुलेट करके अच्छे से डालो। और इसमें मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आपकी रीच एक पर्टिकुलर स्टेट में है या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में है, नॉर्दर्न रीजन में है, सेंट्रल रीजन में है, ईस्टर्न रीजन में है, तो आपको जहां पे लगता है ना कि जहां पे आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता, तो आप ऐसा प्राइस डालो। जरूरी नहीं है कि पूरा पैन इंडिया कवर करो। अगर आपको लगता है कि आप पूरे पैन इंडिया को कवर करने में सक्षम हो और वहां पे आप ऐसी प्राइसिंग ऑफर कर सकते हो जो सबसे बेस्ट है, तो आप बिल्कुल करो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आप पैन इंडिया लेवल पे जाओगे, और क्योंकि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे ना पैन इंडिया लेवल के लिए, तो आपको उसमें एक ऐसा प्राइस डालना पड़ेगा कि इंडिया में किसी भी कोने से आपको ऑर्डर आए, आप वो एग्जीक्यूट कर पाओ। एग्जांपल दूं, अगर आप लोकेटेड हो मुंबई में और मुंबई में किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने की, या फिर महाराष्ट्र में आपकी किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने की कॉस्टिंग आती है 20 रुपए, जो भी प्रोडक्ट आप डील करते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 20 रुपए आपकी कॉस्टिंग आती है उस प्रोडक्ट को पूरे महाराष्ट्र में डिलीवर करने के लिए। बट अगर आपको वही प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर में देना है, या फिर नागालैंड में देना है, या फिर गुजरात में देना है, या फिर केरला में देना है, या फिर ऐसी स्टेट्स में देना है जो कि आपकी लोकेशन से 2-3 हजार किलोमीटर दूर है, तब तो आप वो प्राइसिंग में नहीं दे सकते। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि फिर आप क्या करते हो, 20 रुपए को 30 रुपए कर देते हो, 30 रुपीज कर देते हो। 30 रुपीज आप इसलिए कर देते हो क्योंकि पैन इंडिया उसमें कवर हो जाए। तो अब इससे होता क्या है कि अब क्योंकि आपका जो प्राइसिंग है ना वो हायर साइड पे चला गया, अब होगा क्या कि जो महाराष्ट्र वाला ऑर्डर आपको मिल सकता था ना 20 रुपए की वजह से, अब आपको वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपना जो रीजन है, जो आपकी कवरेज है, वो इंक्रीज कर दी। और क्योंकि आपको पता है कि जेम पे आप एक ही प्राइस डाल सकते हो जो कि सब जगहों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो उससे होता क्या है कि जो आपको महाराष्ट्र के ऑर्डर मिलने वाले थे 20 रुपए की वजह से, अब आपने क्योंकि वो 30 रुपीज कर दिया है, उसकी वजह से आपको वो ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट अब आपका मार्केट में लोवेस्ट वन नहीं है। तो ये प्राइसिंग का ना बहुत बड़ा रोल प्ले है, क्योंकि ये जो लास्ट के 3-4-5 मंथ्स होते हैं ना, इसमें डायरेक्ट ऑर्डर्स का रेशियो भी काफी ज्यादा होता है। तो अगर आपकी कैटलॉगिंग ठीक से हो रखी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि आपको डायरेक्ट ऑर्डर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे रिसीव हो सकते हैं। मेरा सजेशन है, मेरी ये पर्सनल एडवाइस है आपके लिए, कि जहां पे आपको लगता है ना कि चाहे आप एक सिंगल स्टेट करो, चाहे आप अपना सिंगल डिस्ट्रिक्ट करो, या फिर जहां पे भी आप करना चाहते हो, ऐसा एरिया पकड़ो जहां पे आपको पता है कि यहाँ पे मैं बेस्ट हूं, इससे कम प्राइस पे तो मैं दे ही नहीं सकता। देखिए लोग गलती क्या करते हैं, लोग पहले से ही ना 100 ऑर्डर के बारे में सोचते हैं कि हमें 100 ऑर्डर लेना है। मैं कहता हूं पहले आप 20 ऑर्डर के बारे में तो सोचो, जो आपको 20 ऑर्डर 20 रुपए की वजह से मिलने वाले हैं, पहले उनके बारे में सोचो। अगर आप डायरेक्टली 100 के बारे में सोचोगे तो वो 20 भी खत्म हो जाते हैं। तो आपका जहां पे पकड़ बहुत स्ट्रांग है, जहां पे आपका फ्रेट नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, आपका जो कुरियर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, आप वहां की प्राइसिंग अपने कैटलॉगिंग में सेट करो, क्योंकि वो जो प्राइसिंग है वो खाली डायरेक्ट परचेज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो रोल प्ले होता है डायरेक्ट परचेज में, वो है आपका वाइड रेंज। वाइड रेंज मतलब अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 10 मॉडल हैं, तो कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सारे मॉडल लिस्ट नहीं करते, खाली 1 या 2 मॉडल लिस्ट कर देते हैं और बाकियों को रहने देते हैं कि भैया जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब हम इसे अपलोड करेंगे। बिल्कुल भी मत करिए। जितने भी वैरायटी आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं, आप अपने जेम प्रोफाइल पे उसे अपलोड करके रखिए। फर्क नहीं पड़ता अगर आप ओईएम है या फिर रीसेलर हैं, जितनी भी वैरायटी आप दे सकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, उनको आप अपने कैटलॉगिंग में अपलोड करके रखिएगा।
और ध्यान रखिएगा कि वो कैटलॉग बिल्कुल सही होने चाहिए, पैरामीटर सही होने चाहिए, इमेजेस सही होनी चाहिए और आपके प्राइसिंग बिल्कुल सही होने चाहिए। और इसके बाद सब कुछ इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है ना, तो आपको ध्यान देना है कि आप उसको ना किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन की वजह से मिस ना करें। तो आप देखोगे कि अगर आप ये छोटे से बेसिक्स भी अगर अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली फर्क मिलेगा। डायरेक्ट ऑर्डर्स के चांसेस ना आपके इंक्रीज हो जाते हैं और आप डायरेक्ट ऑर्डर्स में ऐसे बायर्स को टारगेट कर सकते हो जिनसे आप मिले तक नहीं हो, जिनको आप जानते तक नहीं हो। ये खाली कैसे पॉसिबल हो पाया है? आपने अच्छी कैटलॉगिंग अपने प्रोफाइल में कर रखी है, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो एक तो रहा हमारा एस्पेक्ट की आप डायरेक्ट परचेज के थ्रू इस तरीके से ऑर्डर ले सकते हो। दूसरा ऑर्डर लेने का तरीका आपको पता है कि जैसे ही आप कैटलॉगिंग करते हो, सॉफ्टवेयर आपको उस कैटेगरी के टेंडर भेजना स्टार्ट कर देता है। अब इन 3-4 मंथ्स में ना जो टेंडर का रेशियो होता है, मतलब अगर मैं बात करूं अप्रैल मई में किसी कैटेगरी में अगर 10 टेंडर निकल रहे हैं, तो इन लास्ट के मंथ में उसी कैटेगरी में कम से कम 50 टेंडर निकलेंगे। तो आपको प्रिपेयर करना है अपने लिए, अपने आप को उन चीजों के लिए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ के निकल रही हैं, तो आप उसके लिए पहले से रेडी रहो। कैसे रेडी रह सकते हो? आपको पता है कि अगर आपको कैटेगरी बेस कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करना है, तो आपको कैटलॉगिंग करनी पड़ती है। अगर आपको सर्विसेज से रिलेटेड कोई टेंडर पार्टिसिपेट करना है, तो आपको सर्विसेज लिस्ट करनी पड़ती है। तो अपने एंड पे जो भी पॉसिबल कैटलॉग आप बना सकते हो, जो आपको लगता है कि ये मेरे फास्ट रनिंग आइटम्स हैं या फिर ये तो मेरे मोस्ट ऑफ द बिड्स में कॉम्प्लाई होते हैं, तो उनको आप अप टू डेट करके रखिए। फिर अगर 50 टेंडर्स निकल रहे हैं, कई लोग क्या होता है कि टिकट साइज की वजह से कई टेंडर मिस कर देते हैं या फिर अपनी प्रेफरेंस की, पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से टेंडर्स चूज कर लेते हैं। तो जहां पे आप चूजी हो जाते हो ना, तो वहां पे आप बिजनेस लूज करते हो सकता है कि जो टेंडर आपने ड्रॉप किया है, हो सकता है कि अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे या फिर करते, तो आपको वो टेंडर मिल जाता। तो चूजी नहीं होना, जितनी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए निकल रही है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। अगर आप 4 कैटेगरी में डील करते हो और हर एक कैटेगरी में 50-50 टेंडर्स निकल रहे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो 200 पार्टिसिपेशन दीजिए। 200 पार्टिसिपेशन देंगे तब जाके आपको 10 या 20 टेंडर्स मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में एक्टिव हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, रीसेलर्स, ओईएम्स एक्टिव हैं जो कि सेम टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नंबर ऑफ विनिंग टेंडर्स आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? जब आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जाएगा तब आप कर सकते हो। तो टेंडर जीत कैसे सकते हो? टेंडर आपको, मतलब आप कैसे अपने चांसेस टेंडर विन करने में इंक्रीज कर सकते हो? उसके लिए आपको एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। देखिए, काफी सारे लोग ना जब टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं तो असम्पशन पे चलते हैं, तुक्केबाजी पे चलते हैं, या फिर अज्यूम करते हैं कि इस टेंडर का तो ये रेट सही हो सकता है। मैं कहता हूं बिल्कुल भी मत करिए, एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाइए। देखिए, सब कुछ, सारा डेटा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आया है 2016 से लेकर आज तक, जितने भी टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हुए हैं, सबका रिजल्ट अवेलेबल है। किसको मिला, किस रेट पे मिला, वो भी अवेलेबल है। तो जिस भी कैटेगरी में आप डील करते हैं ना, जिस भी कैटेगरी में आप टेंडर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक साइंटिफिक अप्रोच अपनानी है। आपको देखना है पहले कि उन कैटेगरीज में जो लास्ट 2 महीने 3 महीने में जो टेंडर हुए हैं, वो किस रेट पे गए हैं, किसको मिले हैं, किस प्राइस पे मिले हैं, ताकि आप अपना जो रेट है ना उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सको। देखिए, आपको पता है कि लास्ट टेंडर अगर 10 रुपए में गया है, तो अगर आपने ये पहले से पता कर लिया, रिजल्ट चेक करके पता कर लिया, तो आपको पता है कि मैं 10 रुपए से ऊपर डालूंगा तो टेंडर तो मुझे नहीं मिलने वाला। तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप अपनी कॉस्टिंग के ऊपर वर्क करोगे और किसी भी तरीके से उस कॉस्टिंग को 9 रुपए 90 पैसे या फिर 9 रुपए 95 पैसे तक लेके आओगे, तभी आपके टेंडर जीतने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो प्राइसिंग तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके टेंडर विनिंग में, आपके चांसेस इंक्रीज करने में। साथ ही साथ टेक्निकल्स भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं। देखिए, जब तक अगर आप अपने बायर की रिक्वायरमेंट ठीक से नहीं समझोगे
क्या उसको प्रोडक्ट देना है या फिर उसने क्या प्रोडक्ट मांगा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहता क्या है बायर उस प्रोडक्ट के प्रोक्योर करने के पीछे, उसको क्या मतलब है, क्या मोटिव है, उसको जब तक आप नहीं समझोगे ना तब तक आप अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। और जब आप टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स बनाते हो ना, काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, एक बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना के रखते हैं और उसी डॉक्यूमेंट को हर एक टेंडर में रिपीट करते चले जाते हैं और टेंडर सबमिट करते चले जाते हैं। 90% लोग ऐसे ही वर्क करते हैं, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना लिया और उन्हीं को सारे ही टेंडर्स में अपलोड करते चले जाते हैं। तो वो जो बायर है ना, समझिए कि जो रेगुलर टेंडर कर रहा है तो वो भी इन चीजों को देख देख के थक गया है कि भैया प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं है, कहीं पे कुछ मांगा गया है तो कुछ दिया गया है, कहीं पे ऐसा भी नोटिस करने को मिलता है बायर को कि उनका डिपार्टमेंट का नेम कुछ और है, बट जो वेंडर है ना उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे उसमें उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स एड्रेस कर रखे हैं, मतलब जो जिस डिपार्टमेंट को एड्रेस कर रखा है वो डिपार्टमेंट ही कोई और है। तो वो होता है उस केस में कि आपने कोई टेंडर डॉक्यूमेंट किसी पिछले टेंडर में यूज करे थे, वही आपने इस टेंडर में लगा दिए। तो जब आप टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, जब आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो तो हर एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट को एक फ्रेश स्टार्ट दो, फ्रेश तरीके से बनाओ, उस डिपार्टमेंट को एड्रेस करो कि भैया ये उनको लगना चाहिए कि स्पेशल अटेंशन उनके डिपार्टमेंट को मिली है, उनके टेंडर को मिली है। जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, जो भी अंडरटेकिंग्स बना रहे हो, उनके डिपार्टमेंट का नाम मेंशन करो। जितने भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो उनकी पेजिंग करो। एक जितने भी फाइल, अगर आपका 50 पेज का फाइल बन रहा है या फिर 100 पेजेस का फाइल बन रहा है तो पहले पेज पे एक प्रॉपर परफॉर्मा बना के दो कि भैया इस पेज से लेकर इस पेज तक हमारा एक्सपीरियंस है, इस पेज से लेकर इस पेज तक हमारा पास परफॉर्मेंस है, इस पेज से लेकर इस पेज तक हमारा बिडर टर्नओवर है या फिर आईटीआर है। तो अगर आप एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल मैनर में अगर आप टेंडर को सबमिट करते हो ना तो आप देखोगे कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपका जाता है। आप उन सामने बायर को भी लगता है कि ये कंपनी जो टेंडर पार्टिसिपेट करने में ही इतनी इंटरेस्टेड है तो हो सकता है कि अगर इसको टेंडर मिलेगा तो ये काम भी बहुत अच्छे से करेगी। जब डॉक्यूमेंटेशन ने इतना अच्छे से किया गया है, इतने ब्यूटीफुल मैनर में किया गया है, तो काम भी उनको लगता है कि हाँ इनकी तरफ से जो काम होगा वो अच्छा होगा। तो जब आप अपने आप को बाकी भीड़ से अलग करते हो ना तो उसके फायदे आपको मिलते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अब बहुत सारे सेलर्स क्या कर रहे हैं, हे वायर मैनर में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बना दिया और उसी को अपलोड कर दिया। तो आपको एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाना है। एक तो आप अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट ठीक से प्रिपेयर करिए, बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए, जो वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन दीजिए। उसके बाद जब आप प्राइसिंग डालते हैं तो प्राइसिंग अज्यूम करके मत डालिए, थोड़ा सा होमवर्क करिए, 2-3 महीने का डेटा चेक करिए सिमिलर कैटेगरी का और देखिए कि कितने प्राइस में वो टेंडर पहले गया है। जो आपका प्रोडक्ट है, सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट, सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट, किस प्राइस पे किसी भी सेलर ने ऑफर किया है या फिर किसी भी बायर ने प्रोक्योर किया है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस आप रिवाइज करके डालिए, उससे थोड़ा सा लो करके डालिए। तो जब आप इस प्रैक्टिस को अपनाएंगे ना तो आप डेफिनेटली उसमें एक चेंज पाएंगे। आपके जो चांसेस होते हैं ना टेंडर को जीतने के, वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने 1-2 टेंडर में ये अप्रोच अपना ली और फिर आपने इसे स्किप कर दिया या फिर ड्रॉप कर दिया तो रिजल्ट नहीं आने वाले। जब आप इसे कंसिस्टेंटली अपनाओगे, देखिए अगर आपका विजन है अच्छा बिजनेस करने का तो साल भर का टारगेट लेके चलिए। मतलब कि साल भर में हमें अच्छा बिजनेस करना है। तो अभी तो आपके सामने 5 महीने पड़े और ये 5 महीने ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे सकते हैं अगर आप इस पे ठीक से काम करें। तो आप मार्च का टारगेट बना के चलिए कि मार्च तक हमें अच्छा बिजनेस जनरेट करना है और एक सही अप्रोच के साथ चलना है। तो जब आप इन स्ट्रैटेजीज को अपनाओगे ना तो डेफिनेटली आप एक अच्छा बिजनेस अपने लिए जनरेट कर पाओगे। मैं ये तो नहीं बोलता कि जो भी आप अभी करंटली कर रहे हो उससे बिल्कुल डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, बट डेफिनेटली आप खुद फील करोगे कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो इंक्रीज हुआ है। और ये कुछ कुछ करके ही जब आप उसे रेगुलर अपने
को अडाप्ट करते हो ना, उस जो भी स्ट्रैटेजी है उसे आप अपनाते हो और स्ट्रैटेजी को टाइम टू टाइम आप अमेंड करते हो एज पर टाइम रिक्वायरमेंट, एज पर प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली आप पाओगे कि आप अच्छा बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर करने लगे हो। और जब आपको एक ऑर्डर आ जाता है ना, जब आपको एक ऑर्डर आ गया डायरेक्ट परचेज के थ्रू आ गया, या फिर आपको एक टेंडर के थ्रू ऑर्डर आ गया, तो फिर आपको उसे ठीक से टेक केयर करना है। उस अकाउंट को देखिए, एक वो ऑर्डर नहीं आया, वो एक रिलेशन आया है आपके पास, वो एक अकाउंट आया है आपके पास, जिसको आपको अच्छे से सींचना है, डेली बेसिस पे सींचना है। आपको उसे अच्छी सर्विस देनी है, उसको नरिश करना है अच्छे तरीके से, ताकि उनका एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा हो। अगर आपके पास एक ऑर्डर आया है तो आप उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट कॉल कर दें कि हाँ, हमें कॉल ऑर्डर रिसीव हो गया है, जो कि 95% 96% जो सेलर्स है वो नहीं करते। तो जब सामने से आपको ऑर्डर आया है तो आप अगर एक कॉल कर देंगे ना कि हाँ, आपका ऑर्डर हमें मिल गया है और हम इस पे एक्टिव हो गए हैं, और टेंटेटिव इस ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन टाइमलाइन रहने वाली है वो ये रहने वाली है। फिर जब आप उस ऑर्डर को डिस्पैच कर दें तो फिर आप उन्हें एक बार कॉल करके अपडेट कर दें कि सर, हमने ये डिस्पैच कर दिया है, अब ये मटेरियल आपके पास जब आप पहुंच जाएगा तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज आप कुरियर के थ्रू भेजते हैं तो आप ट्रैक कर सकते हैं, उनको डॉकी नंबर, ट्रैकिंग नंबर भी आप दे सकते हैं। मटेरियल उनको रिसीव हो गया तो एक बार आप फीडबैक कॉल ले लें कि सर, आपको मटेरियल सही कंडीशन में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, जो आपने मटेरियल मांगा था उसी के अकॉर्डिंग पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे ऐसे ना आप अपना जो एक्सपीरियंस है अपनी कंपनी के लिए, एक्सपीरियंस ना किसी भी बायर के लिए इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि मिसिंग है। अभी सारे ही बायर ना इस एक्सपीरियंस को ढूंढ रहे हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ऐसे सेलर्स एक्टिव हों जो उनके अच्छा प्रोडक्ट दे सके, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सके, अच्छी सर्विसेज दे सके, अच्छा एक्सपीरियंस दे सके, जो कि मिसिंग है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप ये सारी चीजें अपना लेते हैं तो समझिए कि कितना बड़ा मार्केट आपके लिए ओपन है, और एक अच्छा बिजनेस आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जनरेट कर सकते हैं। और ये तो हमेशा से आपको पता है कि जहाँ पे एक रिलेशन डेवलप हो जाता है ना, तो वहां से आपको रिजल्ट मिलने ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। और चाहे वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जहाँ पे आप एक साइंटिफिकली अप्रोच के साथ आगे जाओगे ना, तो आप अच्छा बिजनेस वहां पे आप लोग जनरेट करोगे। आप इसको ना जरूर अपना के देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ, इसको करके आपको भी रिजल्ट मिलेंगे, या छोटी छोटी चीजें जो ये हैं इनको अपना के या फिर इनके ऊपर ध्यान रख के आपको रिजल्ट मिल सकता है, तो आप इसे करके देखिए। 3-4 महीने, 5 महीने करके देखिए और मुझे बताइएगा कि वाकई में आपको रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला, या फिर ये बिल्कुल टोटली वेस्ट था। तो ये वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि कैसे वो वर्क कर सकते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। और जो सबसे बड़ा आजकल मिथ बन गया है ना कि सेटिंग होगी तो तभी काम होगा, या फिर कहीं पे कनेक्ट होगा तो ही काम मिलेगा, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ना इस वीडियो की बहुत जरूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक अच्छे साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं, तो आपको किसी भी कनेक्ट की जरूरत नहीं है। आपको बस ध्यान देना है तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर देना है, अपनी सर्विसेज के ऊपर देना है, उसकी सही प्राइसिंग के ऊपर देना है, और अपने वर्किंग के ऊपर देना है। बाकी सारी चीजें ना आप मार्केट प्लेस के ऊपर छोड़ दो, बायर्स के ऊपर छोड़ दो, बिजनेस ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।